वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑडियो FM 143। वहीं दूसरी तरफ रात के तकरीबन 3 बजे ध्रुवांश की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो गाड़ी से निकलकर सीधा अपने रूम की तरफ आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नज़र रूम की डेकोरेशन पर गई। वेडिंग नाइट का पूरा डेको वहां पर किया हुआ था और वो सब देखते हुए ध्रुवांश के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे आ रहा था मिश्री को देखते हुए, जो आराम से बेड पर सोई हुई थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके ये लड़की आराम से यहाँ पर सो रही है, पर सोएगी भी क्यों नहीं। भिखारी की जिंदगी जी रही थी और अब अचानक से इतने बड़े घर की मेंबर बन गई। ध्रुवांश रावत की बीवी बन गई। रावत सरनेम मिल गया तो और इसे अपनी जिंदगी में क्या ही चाहिए। पर नहीं बेबी, यहाँ पर गेम खत्म नहीं होती, क्योंकि गेम तो अभी शुरू हो रही है। अब तक तो तुम्हारे साथ फिर भी प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन अब तुम देखोगी कि ध्रुवांश रावत चीज क्या है। पहले मुझे लगता था कि डैड और भाई कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक है। इतना टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि टॉक्सिसिटी होती क्या है। ये बोलकर वो तिरछा मुस्कुराया और फिर सीधा अंदर की तरफ आ गया। वो अंदर आकर कुछ पल तो मिश्री को देखता रहा। मिश्री जिस सुकून के साथ सोई हुई थी, अगर कोई भी उसे सोते हुए देखता तो उसे उठाने का सोचकर ही सामने वाले का दिल पिघल जाता। किसी को भी उस पर तरस आ जाता, लेकिन ध्रुवांश रावत की डिक्शनरी में शायद तरस नाम का कोई शब्द ही नहीं था। उसने वहां साइड में रखा हुआ पानी का जग देखा, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं थी। तभी उसने गौर से मिश्री को देखा तो उसे समझ में आया कि मिश्री हल्का हल्का कांप रही है। रूम में आग चल रहा था। उसने ऊपर ब्लैंकेट भी नहीं लिया हुआ था। शायद वो गहरी नींद में थी इसीलिए, और आग उसे बंद नहीं करना आता था। वो ठंड के मारे खुद में ही सिमट रही थी। ध्रुवांश हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, ये क्या, मेरी बीवी को ठंड लग रही है। भला मैं अपनी बीवी को ऐसे ठंड में ठिठुरने में कैसे दे सकता हूँ। नहीं, मैं इतना क्रूएल तो नहीं हो सकता। ये बोलकर वो हंसा और फिर अगले ही पल उसने अपने कदम सामने छोटे से बार काउंटर की तरफ बढ़ा दिए, जो उसने अपने रूम में पर्सनलाइज करवाया था। उसमें एक छोटा सा फ्रिज भी था और अब उसने उसमें से कुछ आइस क्यूब्स निकाली और फिर उन्हें लेकर वापस मिश्री के पास आया। उसने वो सारी आइस क्यूब्स उस जग में डाल दी। पानी पहले तो नॉर्मल था, लेकिन अब धीरे धीरे वो पानी हद से ज्यादा ठंडा हो रहा था। लेकिन जब तक वो पूरी बर्फ अच्छे से मेल्ट नहीं हो गई, ध्रुवांश ने उस जग को वापस अपने हाथ में नहीं उठाया और अब उसने वो जग अपने हाथ में लिया और अगले ही पल मिश्री के ऊपर उड़ेल दिया तो मिश्री ठंड से एकदम कांप उठी। ध्रुवांश ने सिर्फ उसके चेहरे पर वो पानी नहीं डाला था, बल्कि चेहरे से लेकर उसके सीने से होते हुए उसके पेट तक पानी डाल दिया था। वो तो और नीचे भी बढ़ रहा था, लेकिन तब तक पानी भी खत्म हो गया था और मिश्री भी अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ध्रुवांश को देख रही थी और ध्रुवांश की देविल नजरें भी उसी पर थी। मिश्री जो पहले ही कांप रही थी, अब तो उसके दांत आपस में रगड़ खाने लगे थे। वो और भी ज्यादा बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसने अपने दोनों हाथ खुद पर पूरी तरह से कस दिए थे। वो ध्रुवांश की तरफ देखते हुए बोली, ये आपने क्या किया। ध्रुवांश एकदम अनजान बनते हुए बोला, मैंने क्या किया बेबी। मिश्री की आंखों में आंसू बहने लगे। वो अपनी जगह से उठी और बोली, आपने मुझ पर इतना ठंडा ठंडा पानी क्यों डाला। आपको पता है, मुझे पहले बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन नींद में होने की वजह से मैंने खुद पर ब्लैंकेट भी नहीं डाला था और ये उस पर से इस एक्ट का भी मुझे नहीं पता कहाँ से बंद होता है, और अब आपने मुझ पर इतना ठंडा पानी डाल दिया। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और ऊपर से मेरे पास कपड़े भी नहीं है। ध्रुवांश ने एकदम मासूम सा चेहरा बनाया और बोला, सीरियसली, आई एम सो सॉरी बीवी, मुझे नहीं पता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक्चुअली मैंने सुना है कि वेडिंग नाइट पर पति अपनी पत्नियों को गिफ्ट देते हैं, डॉट डॉट, बहुत सारा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ तो मेरी पत्नी आराम से सो रही थी। उसे ना तो किसी गिफ्ट से कोई मतलब है और ना ही अपने पति के प्यार से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें उठा दूं। तुम्हें आवाज लगाई थी मैंने, लेकिन तुम नहीं उठी, तो फिर मेरे पास तुम्हें उठाने का और कोई तरीका नहीं था। आई एम सो सॉरी बीवी, पर अब मैं भी क्या करूं। अब तो तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो गए और मेरे कपड़े तो तुम्हें आएंगे नहीं, तो तुम्हें इन्हीं कपड़ों में रात गुजारनी होगी। मिश्री हैरान रह गई। वो ऐसे कैसे उन कपड़ों में सो सकती थी। वो सारे कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए थे। मिश्री हैरान रह गई। वो ऐसे कैसे उन कपड़ों में सो सकती थी। वो सारे कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए थे। लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है, आप एक काम कीजिए, एसी बंद कर दीजिए। आग बंद हो जाएगा तो पंखे की हवा में ये कपड़े सूख जाएंगे और मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। प्लीज आग तो बंद कर सकते हैं ना आप। ध्रुवांश एक बार फिर से बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, सच बताऊं,
अगर तुम मुझे अपनी जान देने के लिए भी कहोगी तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन आंख में नहीं बंद कर सकता। वो क्या है ना, तुम तो ठहरी गरीब फैमिली से, तुम्हारे यहाँ तो पंखा भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं ध्रुवांश रावत जिसके वॉशरूम में भी आग लगा होता है। तो अब तुम खुद बताओ, मैं बिना आग के कैसे सो सकता हूँ? बिना आग के सोने की आदत ही नहीं है मुझे। पर तुम एक काम कर सकती हो, जाकर बाहर सो सकती हो। आई मीन हॉल में या फिर कॉरिडोर में, कहीं पर भी जहां तुम्हें अच्छा लगे। मिश्री की आंखों से आंसू एक बार फिर से बह गए और वो रोते हुए ही बोली, ये सब कुछ आपने जानबूझकर किया है न ध्रुवांश? ध्रुवांश अब हंसा और बोला, मतलब तुम्हें सच में लगा कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया? तुम सच में इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती। जो लड़की एक साथ न जाने कितने ही लड़कों को बेवकूफ़ बना रही हो, उनसे पैसे ऐंठ रही हो, उनके साथ मजे से दिन और रातें बिता रही हो, वो इतनी बेवकूफ़ तो हो ही नहीं सकती। तो फिर ये बताओ, मेरे सामने ये ड्रामा क्यों कर रही हो? उसकी बात पर मिश्री अब और भी ज्यादा चौंक गई। उसे नहीं पता था कि ध्रुवांश उसके बारे में ऐसा कुछ सोच रहा होगा। वो जल्दी से बोली, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है ध्रुवांश, आपको कोई गलतफहमी। ध्रुवांश ने अगले ही पल उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए बोला, यू नो वॉट, मैं कोई सन्यासी टाइप का आदमी नहीं हूँ। इतनी तुमने आज तक किताबें नहीं पढ़ी होगी जितना मैंने लड़कियों को पढ़ लिया है। मेरे साथ अगर लड़कियों को काउंट करना हो तो ये समझ लेना कि दिन में अलग होती है और रात में अलग होती है। ... और अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि किसी लड़की को पहचानने में मुझसे, ध्रुवांश रावत से कोई गलती हो सकती है तो सीरियसली फिर तो तुम बेवकूफ़ ही हो। पर सॉरी, मैं बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब इसलिए अपनी ये बकवास बातें बंद करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जहाँ सोना है वहाँ जाकर सो जाओ, लेकिन मेरी नींद खराब करने की सोचना भी मत, वरना अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी रात खराब की है, पूरी जिंदगी खराब करते हुए वक्त नहीं लगाऊंगा, एंड आई रियली मीन इट। ये बोलकर अब उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। मिश्री हैरानी से उसकी तरफ ही देख रही थी और तभी उसकी नज़र ध्रुवांश के सीने पर गई, जहां पर नेल्स के बहुत सारे स्क्रैचेस थे। उसे अपना और ध्रुवांश का टाइम बिल्कुल भी याद नहीं था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने आज ध्रुवांश के साथ क्या किया था और क्या नहीं। बस उसे अपने बदन में दर्द हो रहा था और उसके सीने पर भी कुछ लव बाइट्स के निशान थे। तो क्या ध्रुवांश की चेस्ट पर जो निशान है वो सिर्फ उसके नाखूनों की वजह से है, या फिर ध्रुवांश अब जब बाहर गया था तो वो किसी और लड़की के साथ भी था? ये सवाल मिश्री के दिमाग में घूम रहा था और उसकी नज़रें अपनी चेस्ट पर महसूस कर ध्रुवांश डेविल स्माइल के साथ बोला, क्या बात है, कुछ मूड हो रहा है क्या? उसकी बातों का मतलब समझते हुए मिश्री ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया और धीमी सी आवाज में बोली, बाहर नहीं जा सकती मैं, क्योंकि अगर बाहर जाऊंगी तो आपकी मोम को पता चलेगा और मैं नहीं चाहती उन्हें हम दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ भी पता चले। न मैं अपने बाबा को हर्ट कर सकती हूँ और न ही आपके मॉम डैड को। ध्रुवांश तुरंत बोला, कितनी महान हो तुम, पर प्लीज अपनी इस महानता को मुझसे थोड़ा दूर रखो। बेशक से कहीं भी जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से दूर चली जाओ। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली से उसे खुद से दूर जाने का इशारा किया तो मिश्री ने अब एक पिलो उठाया और फिर सीधा बालकनी की तरफ चली गई। ध्रुवांश अपनी देविल नजरों से उसे देख रहा था। बालकनी में आकर मिश्री ने वो पिलो नीचे की तरफ रखा और फिर आराम से लेट गई। सही तो कहा था ध्रुवांश ने, उसे तो नॉर्मल जिंदगी की ही आदत थी। जमीन पर सोना, बिना पंखे के सोना और बिना बिस्तर के सोना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अपना चेहरा आसमान की तरफ घूमा, वो मुस्कुराते हुए तारों को देख रही थी और तारे गिरने की कोशिश कर रही थी, और कब तारे गिनते गिनते वो सो गई उसे पता नहीं चला। हवा की वजह से उसके कपड़े भी सूख रहे थे। उसने अपनी ज्वेलरी तो सारी उतार कर रख दी थी, लेकिन अपना शादी का जोड़ा उसने अभी भी पहना हुआ था। हालांकि धरा ने उसकी क्लोजेट में कपड़े रखवा दिए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां पर कपड़े रखे हुए हैं, वरना वो उठाकर पहन लेती। पर फिलहाल तो वो यूं ही तारों की छांव में आराम से सो चुकी थी, लेकिन मखमली बिस्तर पर सोया ध्रुवांश अभी भी बेचैन हो रहा था। उसे मिश्री पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मिश्री का चुपचाप बालकनी में चले जाना उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि वो तो उसे रुलाना चाहता था, उसे तड़पते हुए देखना चाहता था। कुछ सोचते हुए वो बालकनी की तरफ आया, लेकिन जैसे ही उसने बालकनी का दरवाजा खोला, उसकी नज़र सामने मिश्री पर गई जो बेहद आराम से सोई हुई थी, और अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन फिलहाल उसने खुद को कंट्रोल किया और बोला, कोई बात नहीं, आराम से सो रही हो ना तुम, तो सोती रहो, क्योंकि कल सुबह तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट सरप्राइज दूंगा मैं। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। ध्रुवांश रावत की बीवी बनने का शौक है ना तुम्हें, तो चलो अब तुम्हें अच्छे से अपनी बीवी बनाऊंगा मैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे, जो साफ बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ तो खतरनाक चल रहा है।
वो वापस बेड पर आया। बेड पर एक तरफ तो पानी गिरा हुआ था लेकिन दूसरी तरफ आराम से सोया जा सकता था, तो वो भी आराम से सो गया। वही दिव्यांश और चेरी के रूम में अभी भी दिव्यांश चेरी के साथ इंटीमेट हो रहा था और फिलहाल वो दोनों सोफे पर थे और अब चेरी हद से ज्यादा थक चुकी थी। रावत मेंशन। दिव्यांश और चेरी के रूम में अभी भी दिव्यांश चेरी के साथ इंटीमेट हो रहा था और फिलहाल वो दोनों सोफे पर थे और अब चेरी हद से ज्यादा थक चुकी थी। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, 5 राउंड्स हो गए हैं दिव्यांश, प्लीज अब तो मुझे छोड़ दीजिए। अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और मुझे पेन भी हो रहा है, वो भी यहाँ पर। ये बोलते हुए अपने पेट के निचले हिस्से पर अपना दर्द बता रही थी, लेकिन दिव्यांश को अभी भी उस पर तरस नहीं आ रहा था। उसने चेरी के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और बोला, जस्ट 1 मोर राउंड। चेरी हैरान रह गई। वो एक बार फिर से बोली, पर मेरे दर्द हो रहा है दिव्यांश, मैं और नहीं। दिव्यांश उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूं और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं सो नहीं पाऊंगा। चेरी की आंखों में आंसू आ गए। उसके पेन से ज्यादा दिव्यांश को अपने सेटिस्फैक्शन की पड़ी थी और अब इस बात का एहसास कर उसने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वापस सोफे पर पीछे की तरफ हो गई और दिव्यांश एक बार फिर से उस पर झुका और उसकी गर्दन को चूमने लगा। तकरीबन 1 घंटा और चेरी की सिसकियां उस पूरे कमरे में गूंजती रही और फिर सुबह के लगभग से 5 बजे चेरी को अपनी गोद में लेकर दिव्यांश बिस्तर पर आया। चेरी की हालत इस वक्त सच में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो सांस भी लंबी लंबी ले रही थी। दिव्यांश उसे देखते हुए डेविल स्माइल के साथ बोला, अब तुम आराम से सो सकती हो रेड, अब मैं अच्छे से सेटिस्फाइड भी हो चुका और थोड़ा थक भी गया हूं, तो मैं भी अब आराम से सोना चाहता हूं। ये बोलते हुए वो भी उसकी बगल में लेट गया। चेरी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी राइट साइड में पेन हो रहा था तो वो लेफ्ट साइड करवट लेने लगी, लेकिन तभी दिव्यांश ने अपना हाथ उसके पेट पर रखते हुए उसे रोका और बोला, वहां कहाँ करवट ले रही हो रेड। चेरी धीमी सी आवाज में बोली, मुझे दर्द हो रहा है दिव्यांश, तो इस तरफ नहीं सोया जाएगा। दिव्यांश तुरंत बोला, लेकिन तुम उस तरफ करवट ले लोगी तो फिर मुझसे नहीं सोया जाएगा, मुझे तुम्हें अपने सामने देखना है, तुम्हारा चेहरा देखते हुए सोना है, तो तुम उस तरफ करवट कैसे ले सकती हो। चेरी फीका सा मुस्कुराए और बोली, ठीक है मैं इसी तरफ सो जाती हूँ। ये बोलते हुए वो पूरी तरह दिव्यांश की तरफ घूम गई। उसे दर्द तो रहा था लेकिन अब दिव्यांश के पागलपन के सामने शायद उसे अपना दर्द भी मायने नहीं रखता था। आज की रात उसने दिव्यांश का जो रूप देखा, उसके बाद वो सच में अंदर तक हिल गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि दिव्यांश उसे इतना दर्द देगा। उसे अपनी तरफ करवट लेते हुए देख भी दिव्यांश को तरस नहीं आया और अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चेरी की आंखों के किनारों से आंसू तकिए पर गिर रहे थे और न जाने कब तक वो यूं ही रोती रही, पर दिव्यांश ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसे चेरी का रोना हल्का हल्का सुनाई दे रहा था, पर एक पल के लिए भी उसका दिल नहीं पिघला और अब चेरी भी थक हार कर सो गई। सुबह का वक्त तकरीबन 9 बजे। धरा ने दिव्यांश के रूम का दरवाजा नोक किया और चेरी को आवाज लगाई। दिव्यांश के साथ तो वो बोल भी नहीं रही थी, इसलिए उसके मुंह से एक बार भी दिव्यांश का नाम तक नहीं निकला, पर चेरी भी गहरी नींद में थी इसलिए चेरी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, जबकि दिव्यांश की आंखें खुली थी और वो अपनी डेविल नजरों से चेरी को ही देख रहा था। धरा की आवाज सुनते ही उसकी आंखें खुल गई थी, लेकिन उसने जाकर दरवाजा नहीं खोला और हार कर धरा वहां से वापस लौट गई। उसे जानना था कि चेरी की तबीयत ठीक है या नहीं। वो नीचे आए और फिर चेरी के लिए नाश्ता वगैरह बनवाने लगी। चेरी के अलावा उसने रावी और बाकी सब के लिए भी ब्रेकफास्ट तैयार करवा दिया था और अब वो मिश्री और ध्रुवांश के रूम की तरफ बढ़ गई। वो तो नहीं चाहती थी कि मिश्री आज कॉलेज जाए, लेकिन वो मिश्री से कंफर्म करना चाहती थी कि उसे कॉलेज जाना है या नहीं जाना, क्योंकि वो मिश्री को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसके लिए उसकी स्टडीज बहुत मायने रखती थी और उसने जैसे ही रूम का दरवाजा नोक किया, ध्रुवांश की आंखें खुली। वो बिस्तर पर उठकर बैठा और बोला, एक तो मोम ना खुद ढंग से होती और ना ही मुझे सोने देती है। आप पहले जाकर इनसे पूछो कि आखिर इन्हें प्रॉब्लम क्या है। ये बोलते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसके कदम रुके। अगर धरा को बिस्तर पर मिश्री नजर नहीं आई तो वो तो उसका खून पी जाएगी, एक बार फिर से उसे प्रॉपर्टी में से बेदखल करने की धमकी देने लगेगी। तो वो तुरंत बालकनी की तरफ आया। मिश्री आराम से सोई हुई थी। उसने बिना मिश्री को कोई वार्निंग दिए उसे अपनी गोद में उठाया तो मिश्री हैरान रह गई। वो झट से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप। ध्रुवांश ने उसे सीधा बिस्तर पर पटका और बोला, खबरदार अगर तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो। मोम दरवाजा नोक कर रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या।
उसकी बात सुनकर मिश्री ने भी दरवाजे की तरफ देखा और अब ध्रुवांश ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। धरा हल्का सा मुस्कुराए और अंदर झांक कर देखने की कोशिश करने लगी। ध्रुवांश जल्दी से बोला, आपकी इन्हीं आदतों से प्रॉब्लम है मुझे। आई मीन डैड तो आपके साथ कहीं भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप तो कम से कम थोड़ा सा दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखिए मॉम। अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे नहीं लगता आपको यूं मेरे रूम में अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। अगर आपको मिश्री से मिलना ही है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए ना मुझे। आई मीन अभी वो आपसे मिलने की हालत में नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में हम दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं तो आप अच्छे से मिश्री से मिल लेना। धरा उसे शक भरी निगाहों से देख रही थी। ध्रुवांश बिल्कुल उसके सामने खड़ा था तो उसे मिश्री नजर नहीं आ रही थी। वो जल्दी से बोली, मुझे तुम्हारी बातों पर शक हो रहा है। ध्रुवांश इरिटेट बोला, और मुझे इस बात पर शक हो रहा है कि मैं आपका अपना बेटा हूं भी या नहीं। कहीं सच में आप मुझे कहीं से उठाकर तो नहीं लेकर आए। धरा जल्दी से बोली, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ध्रुवांश चिढ़ते हुए बोला, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बट इट्स ओके, मैं जानता हूँ आपको मेरे ऊपर शक हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका शक दूर कर देता हूँ। ये बोलकर वो पीछे की तरफ हट गया और अगले ही पल धरा की नजरें सामने बिस्तर पर बैठी हुई मिश्री पर गई। उसे देखकर अब उसने सुकून की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ। वैसे मैं तो बस यही पूछने आई थी कि मिश्री कॉलेज जाएगी या नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ध्रुवांश बोला, क्या हुआ अगर हम दोनों की शादी हो गई तो मोम कॉलेज तो हम दोनों जाएंगे और अब तो मिश्री मेरे साथ ही कॉलेज जाएगी। मेरी बीवी बनकर तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। धरा ने तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम दोनों का वेट कर रही हूँ, तुम दोनों आ जाना नीचे, मैं तब तक ब्रेकफास्ट लगवा देती हूँ। और हाँ मिश्री, तुम्हारे कपड़े मैंने क्लोजेट में रखवा दिए थे तो तुम वो देख लेना। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और मिश्री के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था क्योंकि आज वो कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन अब धरा तो जा चुकी थी और ध्रुवांश ने बोल दिया था कि वो दोनों कॉलेज जाएंगे तो उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन ये जानकर उसे राहत मिली कि धरा ने उसके कपड़े पहले ही क्लोजेट में रखवा दिए हैं। वो बिस्तर से उठी और अपने कपड़े लेने के लिए क्लोजेट की तरफ आए, पर वो अपने कपड़े निकालती उससे पहले ही ध्रुवांश वॉशरूम में चला गया। मिश्री जल्दी से बोली, मुझे भी शावर लेना है। ध्रुवांश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोला, अपने रूम में रहने दे रहा हूँ, इतना काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए कि अब तुम अपनी औकात से आगे का सोचने लगी। मिश्री की बोलती अब एकदम से बंद हो गई और ध्रुवांश ने जोर से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ चेरी की आंख खुली और उसने तुरंत अपने पेट पर अपना हाथ रखा। उसे अभी भी अपने पेट पर हल्का हल्का दर्द हो रहा था। जैसे तैसे वो अपनी जगह पर उठकर बैठी और बोली, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, सारे चेकअप अच्छे से करवाने होंगे, तभी मेरी बेचैनी दूर होगी और आई होप आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने से मना नहीं करेंगे दिव्यांश। बेशक से आप कहते हैं कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझसे प्यार भी करते हैं और इस बच्चे के लिए भी आपके दिल में फीलिंग्स है, तो जानती हूँ मैं कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। ये बोलते हुए वो दिव्यांश की तरफ देख रही थी जिसकी आंखें बंद थी। चेरी को उठते हुए देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। चेरी अब अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चल गई। तकरीबन 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। उसकी नज़र दिव्यांश पर गई जो बेड पर बैठा ही स्मोक कर रहा था। पहले वो हमेशा बालकनी में जाकर स्मोक करता था, लेकिन आज वो बेड पर ही बैठा था, जबकि उसे वहां पर बैठकर स्मोक नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये चीज़ चेरी के लिए अच्छी नहीं थी। लेकिन फिलहाल चेरी ने कुछ नहीं कहा और जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, कैसे इतना रेडी क्यों हो रही हो तुम रेड? चेरी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि सुबह हो गई है दिव्यांश और हमें ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाना होगा ना। वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी क्योंकि दिव्यांश बिस्तर से उठकर उसके पास आने लगा था, लेकिन अभी तक उसने स्मोक करना बंद नहीं किया था। चेरी को हल्की हल्की खांसी आने लगी। दिव्यांश तुरंत बोला, क्या सोच रही थी तुम रेड? चेरी ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो मैं सोच रही थी कि हम दोनों हॉस्पिटल चले। आई मीन मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रॉपर टेस्ट हो, जहाँ हम प्रेगनेंसी को लेकर पूरी तरह से कंफर्म भी हो जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें पहले ही पता चल जाए ताकि उसे अच्छे से ठीक किया जा सके। दिव्यांश ने कुछ नहीं कहा। चेरी एक बार फिर से बोली, और उससे पहले हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे ना दिव्यांश? आई नो आपको बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन अगर आप मुझे समझने की कोशिश। उसकी बात पूरी होती
उससे पहले ही दिव्यांश सार्कास्टिक लहजे में बोला, और मैं तुम्हें कितना समझने की कोशिश करूं रेड। मुझे नहीं लगता अभी तुम्हें समझने में मैंने कोई कमी छोड़ दी। देखो तुम सिर्फ ब्रेकफास्ट का बोल रही हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें नीचे क्यों जाना है। तुम्हें आदर्शवादी बहू बनना है। अब तक तो तुम इस घर की बेटी थी, लेकिन अब तुम इस घर की बहू बन गई हो तो तुम्हें वो सारे फर्ज निभाने हैं। पहले तुम्हें दिव्यांश रावत से आगे निकलना था तो तुम मॉम और डैड के सामने एकदम परफेक्ट बनकर रहती थी। मुझे उनकी नज़रों में गिरा दिया और खुद महान बन गई। और अब भी तुम्हें उनके सामने ये प्रिटेंड करना है कि बेशक से उन्होंने तुम्हारे पति के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन तुम हो ना उनके साथ रिश्ते निभाने के लिए। तुम उनकी प्यारी बेटी, प्यारी बहुरानी, महानता की मूर्त इस घर को जोड़कर रखने की कोशिश कर रही हो। तुम उनके बेटे को उनके करीब लाने की कोशिश कर रही हो, जिसे एक वक्त पर तुमने ही उनसे दूर किया था। ... सब तुम्हारी महानता पर खुश होंगे और तुम्हें बहुत सारा प्यार करेंगे। बताओ, मुझे यही प्लान है ना तुम्हारा? चेरी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। ऐसा तो उसने कुछ सोचा भी नहीं था। उसकी आंखों में नमी तैर गई। दिव्यांश एक बार फिर से बोला, एक काम करते हैं, तुम ब्रेकफास्ट के लिए जाओ, अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ के साथ अच्छे से ब्रेकफास्ट करो और उन्हें बोल देना कि मैं नहीं आया। वैसे भी उन्हें मेरी ज़रूरत ही कहाँ है। उन्हें तो बस तुमसे मतलब है। तुम्हारे लिए एक बार पहले उन्होंने मुझे ठुकराया था और अब भी उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ रखे हैं, पर तुम्हें उनके साथ रिश्ता रखना है। मैं बेशक से बाहर में जाऊं, सीरियसली यही तो चल रहा है ना यहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं मर ही जाऊं, फिर शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। फिर तुम अपने फर्ज निभाती रहना। कम से कम तुम्हें मेरे सामने ढोंग तो नहीं करना पड़ेगा। चेरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जल्दी से बोली, ऐसा नहीं है दिव्यांश। दिव्यांश पीछे की तरफ हटते हुए बोला, ऐसा ही है रेड, ऐसा ही है। तो बताओ, मुझे खुद को खत्म कर लेना चाहिए ना? वेट, ऐसे नहीं बता पाओगी तुम। मैं जानता हूँ तुम्हारे मुंह से जवाब कैसे निकलेगा। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ चला गया। चेरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी और जैसे ही दिव्यांश ने अपनी क्लोजेट में से गन निकाली, उसके होश उड़ गए और अब दिव्यांश ने वो गन अपने सीने पर पॉइंट कर दी। चेरी की आंखें फटी की फटी रह गई। रावत मेंशन। जब दिव्यांश ने अपने सीने पर गन पॉइंट कर दी तो चेरी के होश उड़ गए। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ रेड, मैं मर जाऊं ना? फिर तुम्हें सुकून मिल जाएगा। फिर तुम्हें ये सारा ढोंग नहीं करना पड़ेगा। फिर तुम बेशक से महान बनती रहना, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम मुझे तुम्हारा ये ड्रामा तो नहीं देखना पड़ेगा ना। चेरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तुरंत दिव्यांश के पास आए और उसका हाथ नीचे की तरफ करते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा दिव्यांश? क्यों आपने अपने अंदर इतनी नफरत भर रखी है? क्यों आप हमेशा नेगेटिव चीज़ ही देख रहे हैं? क्यों आप कुछ पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहते? दिव्यांश ने एक बार फिर से वो गन ऊपर की तरफ उठाए और अपने सीने पर पॉइंट करते हुए बोला, मैं नेगेटिव देख रहा हूँ? मतलब इसमें भी मेरी गलती है तो ठीक है, मैं अपनी गलती सुधार लेता हूँ, खुद को खत्म कर लेता हूँ तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। चेरी ने तुरंत उसका हाथ नीचे की तरफ किया और बोली, नहीं नहीं दिव्यांश, आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है। बचपन में भी गलती हुई थी मुझसे, जो मैं आपको समझने की बजाय आपको छोड़कर चली गई, लेकिन अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। बताएं, आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं क्या कि मैं स्ट्रॉबेरी और डैड से रिश्ता तोड़ दूं? दिव्यांश के चेहरे पर तिरछी एक्सप्रेशंस आ गए, जो साफ बता रहे थे कि वो यही चाहता है, लेकिन वो तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगा? तुम रखो जिसके साथ तुम्हें रिश्ता रखना है। मैं कहाँ तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ? मेरी इतनी क्या औकात कि मैं चेरी रावत को कंट्रोल करूँ, व्योम रावत की प्रिंसेस चेरी रावत को अपने इशारों पर नचाऊं? चेरी जानती तो पहले से ही थी कि दिव्यांश को नहीं पसंद कि वो उसके ऊपर से होकर धरा और व्योम के साथ रिश्ता रखे, लेकिन अब उसकी इन बातों ने उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल दिया था। वो दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, मुझे नीचे जाना है। दिव्यांश, क्या आप एक बार मेरे साथ नीचे चलेंगे? प्लीज़, आप मेरी ये बात तो मान सकते हैं ना? इसके अलावा मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहूँगी। बस एक बार मेरे साथ नीचे चलिए ब्रेकफास्ट के लिए, उसके बाद आप मुझसे जो कहेंगे मैं आपकी बात मान लूँगी। दिव्यांश बहुत अच्छी तरह से जानता था कि चेरी अब नीचे जाकर क्या करने वाली है, इसलिए उसने उस गन को सामने बिस्तर पर फेंक दिया और बोला, ठीक है, तुम बेशक से मेरी बात मानो या ना मानो, मुझे प्यार करो या ना करो, बेशक से तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा बाकी सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो ना रेड। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ नीचे चलूँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नीचे चलने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मुझे 10 मिनट दो। चेरी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया।
दिव्यांश अब तुरंत वॉशरूम की तरफ चला गया और चेरी ने अब जाकर राहत की एक सांस ली। कल जब दिव्यांश ने अपने दिल की सारी भड़ास उसके सामने निकाली, अपने दिल में छुपा कर रखी बातें चेरी को बताई, तब से ही चेरी को गिल्टी फील हो रहा था। बेशक से दिव्यांश उसके साथ गलत कर रहा था, लेकिन वो ये भी मानती थी कि कहीं ना कहीं दिव्यांश के साथ भी बहुत गलत हुआ है। और ये गलत सिर्फ चेरी ने ही दिव्यांश के साथ नहीं किया था। दिव्यांश और चेरी के बीच जो कुछ भी था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था, लेकिन बचपन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुए वो दिव्यांश को छोड़कर चली गई, जबकि उसे दिव्यांश को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि यही सब चीज़ तो दिव्यांश उस वक्त फेस कर रहा था। धरा का चेरी के लिए दिव्यांश को छोड़कर चले जाना, धरा की प्रायोरिटी पर चेरी का होना। जब वो व्योम को छोड़कर गई थी तब भी उसने दिव्यांश को अपने साथ लेकर जाना जरूरी नहीं समझा। वो सिर्फ चेरी को अपने साथ लेकर गई थी। उसके पीछे से जब पहले आंचल दिव्यांश की कान भर करती थी और फिर यही काम जानवी ने करना शुरू कर दिया था। जब धरा चेरी को अपने साथ लेकर दिव्यांश को व्योम के साथ ही छोड़ गई थी तो जानवी ने उस वक्त दिव्यांश के दिल और दिमाग में न जाने क्या क्या भर दिया था, और वो बातें उस छोटे से मासूम से दिव्यांश के दिल में घर कर गई थी। वरना दिव्यांश शुरू से ऐसा बिल्कुल नहीं था, हालांकि उसके साथ तो जब से वो पैदा हुआ था तब से ही गलत हो रहा था। दिव्यांश धरा के साथ दर दर भटक रहा था, जबकि उस वक्त चेरी व्योम के साथ मजे से अपनी जिंदगी जी रही थी। व्योम उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता था, जबकि दिव्यांश धरा के साथ था और उस वक्त धरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो तो अपनी ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पा रही थी, दिव्यांश की ख्वाहिश पूरी करना तो दूर की बात। और दिव्यांश भी उस वक्त इतना ज़्यादा मैच्योर था कि धरा की हालत को समझते हुए उसे ज़रा सा भी परेशान नहीं करता था, लेकिन फिर वक्त और हालातों ने सब कुछ बदल दिया। चेरी की तरफ बढ़ते हुए व्योम और धरा के ध्यान और प्यार ने कब दिव्यांश के दिल में चेरी के लिए नफरत भरनी शुरू कर दी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वरना दिव्यांश तो शायद पहली नज़र में ही चेरी से अट्रैक्ट हो गया था। वो तो बचपन में अपने सारे खिलौने भी चेरी को देने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसे लगा कि चेरी उससे सब कुछ छीन रही है तो वो बदल गया। और बचपन में पैदा हुई वो नफरत की चिंगारी अब आग में बदल चुकी थी, और चेरी ये नहीं समझ पा रही थी कि वो करे तो करे क्या। दिव्यांश को अगर ऐसी हालत में वो छोड़कर चली जाएगी तो ये आग सब कुछ बर्बाद कर देगी, शायद दिव्यांश को भी खत्म कर देगी। अगर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले एक पल नहीं सोचता तो खुद को खत्म करने से पहले क्या ही सोचेगा। ये सब सोचते हुए चेरी ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, मैं दिव्यांश को छोड़कर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मेरी वजह से उनकी हालत हुई है ना, तो मैं ही उनको ठीक करूंगी। वो जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं मैं करूंगी, फिर बेशक से मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन मैं दिव्यांश के अंदर भरी हुई इस नफरत को खत्म करके ही रहूंगी। मैं दिव्यांश को कुछ होने दूंगी, और ना ही खुद को और ना ही हमारे इस बच्चे को। आई प्रॉमिस दिव्यांश, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह गए थे, और दिव्यांश जो इस वक्त वॉशरूम में था उसने अपने हाथ दीवार पर रखे हुए थे और वो पूरी तरह शावर से भीग रहा था। वो शावर से भीगते हुए ही बोला, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अंदर की इस नफरत को खत्म कर सकते हो? नहीं रख, तुमने तो उस दिव्यांश रावत को कब का खत्म कर दिया जिसके अंदर प्यार था। अब जो दिव्यांश रावत तुम्हारे सामने है वो तो बस एक जीती जागती लाश है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत से बनी है, और ये नफरत कभी खत्म नहीं होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना था तो मैं भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा। तुम जानती थी प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें किसी के साथ खेलते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो कैसे ही मैं तुम्हारे बिना रह सकता था, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसा फील होता है जब कोई किसी को छोड़ देता है, कैसा फील होता है जब कोई नफरत बर्दाश्त करता है, कैसा फील होता है जब एक इंसान अंदर ही अंदर घुटता है। बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं तुम्हें रैड, बहुत अच्छे से बताऊंगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा भी बुरी तरह से कांप रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद दिव्यांश वॉशरूम से बाहर आया। तब तक चेरी भी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी थी। दिव्यांश ने अब कपड़े पहनना शुरू किया और लगभग से 15 मिनट बाद वो दोनों रूम से बाहर निकले। धरा जो बेसब्री से उन दोनों का इंतजार कर रही थी, जैसे ही उसने उन दोनों को सीढ़ियां उतरते हुए देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। हालांकि वो दिव्यांश को नाराजगी दिखाने वाली थी, लेकिन फिक्र तो उसे दिव्यांश की भी हो रही थी। जैसे ही दिव्यांश और चेरी नीचे पहुंचे, धरा तुरंत चेरी की तरफ बढ़ गई और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन चेरी ने उसकी गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया और दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए दिव्यांश, मैं अभी आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। दिव्यांश ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया।
धरा हैरानी से बोली, तुम ब्रेकफास्ट लेने क्यों जाओगी चेरी? तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी खराब है। प्रेगनेंसी में वीकनेस भी काफ़ी आ जाती है, तो तुम रहने दो, तुम किचन में मत ही जाना। तुम दोनों यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं पहले तुम दोनों के लिए ही ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ध्रुवांश और मिश्री जब आएंगे तब उनके लिए अलग से लगा दूंगी। ये बोलते हुए उसकी एक नज़र व्योम पर गई जो डाइनिंग टेबल की तरफ ही आ रहा था। चेरी ने उसकी इस बात को भी पूरी तरह से इग्नोर किया और दिव्यांश की तरफ देखते हुए बोली, बस 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ये बोलकर वो किचन में चली गई और धरा हैरान रह गई।